हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस, वो भी यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी। तो जो एग्जाम जून 2019 में हुआ था उस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी पेपर हैं, जैसे कि 2022 का दोनों शिफ्ट, 21 की दोनों शिफ्ट, 20 के दोनों शिफ्ट और जो दिसंबर 2019 का है, वो सब पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जून 2019। तो इस पूरे पेपर को अगर एक बार एनालाइज किया जाए तो इसमें पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम दिस यूनिट और पार्ट सी के अंदर आए हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट बी से। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सिलिकॉन इन द प्लांट, यानी प्लांट के अंदर जो सिलिकॉन होता है उसका क्या फंक्शन है। तो देखो, इसके लिए आपको बता देती हूं कि सिलिकॉन जो होता है सेल वॉल को रिजिड करने में हेल्प करता है, एज वेल एज उसको इलास्टिसिटी देने में हेल्प करता है। और क्या कर सकता है, सिलिकॉन के और भी इफेक्ट्स होते हैं, और भी इसका मतलब फंक्शन होता है प्लांट के अंदर, जैसे कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ द बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, यानी कि प्लांट में जब बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस हो जाता है तो उस टाइम पर भी सिलिकॉन हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, डिजीज में भी हेल्प करता है, पेस्ट में, लोजिंग में, ड्राउट में, और न्यूट्रिएंट इनबैलेंस हो जाता है तो भी सिलिकॉन प्लांट की हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन सा लिखा है, यहाँ पर लिखा है सेकंड वाला कि ये हेल्प करता है सेल वॉल को रिजिड करने में और उसको इलास्टिसिटी देने में। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट ऑफ द प्लांट, एक मिनट रुकिएगा, यस, मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस आर जीन प्रोडक्ट कंटेन। देखो, प्लांट के पास एक डिजीज रेजिस्टेंस जीन होता है जिसको आर जीन भी कहा जाता है। इस आर जीन से जो प्रोटीन या फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसके पास कौन सा डोमेन होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इन चारों में से। देखो, ये क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है, हमने सोल्व किया है। इसके लिए बता देती हूँ कि उनके पास ल्यूसीन रिच रिपीट होते हैं, जिसको शॉर्ट में LRR कहा जाता है। देखो, ये आर जीन है, जैसे कि ये आर जीन जो भी प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोडक्ट के पास ये LRR डोमेन होता है, ये LRR डोमेन होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ये वाला। देखो, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी लगाया हुआ है, ये है ल्यूसीन रिच रिसेप्टर लाइक काइनेज। किसी में क्या होता है, रिसेप्टर लाइक प्रोटीन होते हैं जो LRR रखते हैं। यहाँ पर NLR है, देखो ये जो साइड दिया हुआ है ये शो कर रहा है LRR, यानी कि ल्यूसीन रिच रिपीट्स। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, किसी में यहाँ होते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आउट ऑफ सेवरल जिब्रेलिक आइडेंटिफाइड इन प्लांट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोएक्टिव। देखिए, जो जिब्रेलिन है ये एक फाइटो हार्मोन है, यानी प्लांट के अंदर मिलने वाला हार्मोन है, और उसमें कई सारे टाइप होते हैं। टाइप इन द सेंस कि उसके पास 2 टाइप है, एक होता है बायोएक्टिव और एक होता है बायो इनएक्टिव। यानी ऐसे जिब्रेलिन जो कि अपना इफेक्ट शो करेंगे उनको बोलते हैं बायोएक्टिव, और ऐसे जिब्रेलिन जो अपना शो इफेक्ट नहीं करते उनको बोलते हैं बायो इनएक्टिव। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इन चारों में से कौन सा बायो एक्टिव नहीं है, यानी बायो इनएक्टिव पूछा है। तो देखो, इसके लिए मैं आपको बता देती हूं कि जो बायो एक्टिव जिब्रेलिक एसिड है वो 1, 3, 4, 7 होते हैं। ठीक है, यानी GA1, GA3, GA4, GA7, ये 4 ऐसे हैं जो कि बायो एक्टिव है। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब बायो इनएक्टिव होते हैं। तो देखो, यहाँ पर 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं होता है। 5 क्या है, बायो एक्टिव नहीं होता है, तो हमारा पूछा भी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Nitrogenase, a complex metal containing enzyme, is involved in conversion of N2 to NH3. Which one of the following metal is not involved in the activity of nitrogenase? ये एक एंजाइम है नाइट्रोजनेज, जो क्या करता है, N2 को कन्वर्ट करता है NH3 में। इस एंजाइम के लिए बहुत सी मेटल्स होती हैं जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 4 देके रखी हैं और कहा है कि चारों में से कौन सी मेटल है जो कि इस नाइट्रोजनेज के अंदर नहीं पाई जाती। तो इसके लिए देखो, आपको पता होना चाहिए नाइट्रोज एंजाइम के बारे में। ये जो नाइट्रोजनेज होता है इसके लिए एक्टिव साइट बनी होती है बायोलॉजिकल यूनिक आयरन सल्फर के क्लस्टर से। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, आयरन होता है, सल्फर का क्लस्टर होता है, साथ में एक एक्स नाम की मेटल भी होती है। वो एक्स क्या हो सकता है, मोलिब्डेनम भी हो सकता है, वेनेडियम भी हो सकता है और आयरन भी हो सकता है। यानी कि आयरन का और सल्फर का क्लस्टर तो रहेगा, साथ साथ में इन तीनों में से कोई भी मेटल आ सकती है। ये नाइट्रोजनेज का मैंने डायग्राम भी लगाया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मोलिब्डेनम भी है, वेनेडियम भी है और आयरन भी है, और यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है ये तीनों है, लेकिन कोबाल्ट नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ ठीक है, पार्ट सी के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन है जैस्मोनेट इज नोन टू इनहिबिट रूट ग्रोथ व्हाइल ऑक्सिन फैसिलिटेट रूट ग्रोथ। देखो जैस्मोनेट और ऑक्सिन को लेकर ये क्वेश्चन आया है। जैस्मोनेट और ऑक्सिन दोनों ही फाइटोहार्मोन होते हैं जो प्लांट के अंदर मिलते हैं। इसमें जो जैस्मोनेट होता है वो रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी रोक देता है, जबकि ये जो ऑक्सिन होता है ये रूट की ग्रोथ को फैसिलिटेट कर देता है यानी बढ़ा देता है। आगे लिखा है कि यदि एक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने प्लांट में इंफेक्शन कर दिया है, उस इंफेक्शन के कारण उस प्लांट के अंदर ये क्वारंटाइन इंक्रीज हो गया है या फिर क्वारंटाइन की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। अब लिखा है वी मे एक्सपेक्ट द फॉलोइंग इन प्लांट, यानी बैक्टीरिया के इस इंफेक्शन के कारण ये जो क्वारंटाइन बना है प्लांट में, इस क्वारंटाइन से प्लांट के अंदर क्या इफेक्ट होने वाला है आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से, और सही पूछा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो क्वारंटाइन होता है ये जैस्मोनेट का रिसेप्टर होता है। ये क्या है? जैस्मोनेट का रिसेप्टर है। तो यहां पर जो फैक्ट हमें दिए हैं वो हम लिख लेते हैं कि जैस्मोनेट ने क्या किया है, जैस्मोनेट ने क्या किया है, रूट की ग्रोथ को इनहिबिट किया है, जबकि ऑक्सिन ने क्या किया है, ऑक्सिन ने रूट की ग्रोथ को इंक्रीज किया है। तो देखो इन्फेक्शन होने से क्वारंटाइन बढ़ा है, क्वारंटाइन बढ़ा है तो जैस्मोनिक एसिड का रिसेप्टर बढ़ा है। जैस्मोनिक एसिड का रिसेप्टर बढ़ा है मतलब जो जैस्मोनिक एसिड करना चाहता है वो अब कर सकता है क्योंकि उसका रिसेप्टर क्या है, एक्टिव है। ठीक है, तो देखो प्लांट में क्या होगा, अप रेगुलेशन हो जाएगा COI1 का। अब ये COI1 क्या है, क्वारंटाइन को ही COI1 कहते हैं। ठीक है, तो इस इंफेक्शन के कारण अप रेगुलेशन हो गया है COI1 का, बिल्कुल सही बात है, उसका अप रेगुलेशन हो गया है जिसकी वजह से वहां पर इनहिबिशन होगा रूट ग्रोथ का। एग्जैक्टली अगर ये क्वारंटाइन बड़ा है तो जैस्मोनिक एसिड फंक्शन करेगा और उसका फंक्शन होता है इनहिबिट करना, तो वहां पर रूट ग्रोथ का इनहिबिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यानी ए क्या है, सही है। बी में लिखा है अप रेगुलेशन ऑफ OX1, ये क्या होता है, ये OX1 है ऑक्सिन का रिसेप्टर। ठीक है, तो अगर अप रेगुलेशन होता है OX1 का तो इनहिबिट हो जाता है रूट ग्रोथ, बिल्कुल नहीं। अगर ऑक्सिन का बढ़ेगा तो रूट ग्रोथ इनहिबिट नहीं होगी, फैसिलिटेट होगी, इंक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी में लिखा है अगर OX1 को इनहिबिट कर दिया जाए, मतलब इनहिबिशन कर दिया जाए OX1 का, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहां पर ऑक्सिन का इनहिबिशन अगर हो जाए तो वहां प्रमोशन होता है रूट ग्रोथ का, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऑक्सिन को इनहिबिट किया गया है तो रूट ग्रोथ को प्रमोशन तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि प्रमोशन भी कौन देता है, ऑक्सिन ही देता है, उसको पहले ही इनहिबिट कर दिया है, तो ये तो नहीं होगा। डी में लिखा है अगर COI1 को इनहिबिट कर दिया जाता है तो वहां पर प्रमोशन होता है रूट ग्रोथ का। ये पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर इसको इनहिबिट कर दिया जाए, यानी जैस्मोनेट को इनहिबिट कर दिया जाए, तो ये इनहिबिट करता है तो अब इनहिबिशन नहीं होगा, प्रमोशन होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हो सकता है सही। तो देखो हमारा बी गलत है, सी गलत है। बी गलत है तो ये गया, सी गलत है तो ये गया, और देखो ए बी सी, इसमें क्या लिखा है ए बी सी, यानी ए तो सही है लेकिन बी गलत है, सी गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली ए, यानी डी को कंसिडर ही नहीं किया है। चलो ठीक है, हमें भी नहीं करना है, ए ही हमारा एक सॉलिड रीजन हो सकता है इस क्वेश्चन के सही आंसर के लिए। तो ओनली ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्लांट रेस्पिरेशन। प्लांट रेस्पिरेशन को लेकर यहां पर 4 स्टेटमेंट दी हैं, आपसे पूछा है कि सही कौन सा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में लिखा है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट थ्रू ग्लाइकोलिसिस जनरेट NADH एंड नॉट NADPH, यानी ग्लाइकोलिसिस में जो हमें NADH मिलता है वो NADH की फॉर्म में मिलता है, ना कि NADPH की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है तो हम वहां पर देखते हैं हमें 2 NADH मिलते हैं, ना कि NADPH। तो यहां पर भी लिखा है ए स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी में देखिए लिखा है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज थ्रू ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल डज नॉट प्रोड्यूस NADPH। ये PP पाथवे से आया, यानी पेंटोज फॉस्फेट जो पाथवे होता है वहां से क्वेश्चन आया है और कहा है कि उस टाइम पर जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वो NADPH नहीं बनाता है। देखो अगर आपने पढ़ा है इस पाथवे को तो यहाँ पर मैंने डायग्राम लगाया हुआ है, इसमें देखो हमें क्या मिलता है, NADPH ही मिलता है। हमें क्या मिलता है, NADPH ही मिलता है, लेकिन उसमें कहा है कि NADPH नहीं मिलता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि NADPH नहीं बनता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सी में लिखा है cyanide form a complex with heme iron of cytochrome oxidase leading to prevention of change in valency which in turn stop electron transport in the respiratory chain। आपको पता होगा कि जो रेस्पिरेशन में एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन,
उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है ये सेंसिटिव होता है किसके लिए, साइनाइड के लिए। यदि वहां पर साइनाइड आ जाता है तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, क्योंकि वो उसके हीम से, जो उसका हीम आयरन है उससे बाइंड कर लेता है, जिस वजह से उसकी वैलेंसी में चेंज नहीं होता और ये फंक्शन नहीं कर पाता है, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है रुक जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। डी में लिखा है अल्टरनेट ऑक्सीडेज इज इनसेंसिटिव टू साइनाइड एंड हैज हायर केएम देन दैट ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो अल्टरनेट ऑक्सीडेज होता है ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही एक एंजाइम है, लेकिन ये ऐसा एंजाइम है जो कि इस साइनाइड के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होता है, क्योंकि इसका जो केएम वैल्यू है वो ज्यादा होता है किससे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी हमारा सी और डी स्टेटमेंट सही है और ए भी सही है। तो ए सी डी यानी कि हमारा फोर्थ स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखो यहां पर लिखा भी है कि जो साइनाइड होता है हैज बीन लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनहिबिटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स बाइंडिंग टू द हीम A3 प्रोस्थेटिक ग्रुप इन कॉम्प्लेक्स फोर्थ यानी कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यानी कि जो ETC होता है उसमें कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो होता है उसका एक एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप से बाइंड कर लेता है ये साइनाइड, जिसकी वजह से वो फंक्शन नहीं कर पाता और जो ETC है वो रुक जाता है। लेकिन यहीं पर जो अल्टरनेट ऑक्सीडेज है वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है साइनाइड के लिए, क्योंकि उसका KM वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ब्लू लाइट रिसेप्टर CRY1 bind to COP1 and SPA1 complex by interacting with C-terminal region of CRY1 in a light-dependent manner and regulate photomorphogenesis by transcription factor HY5. Read the following. यहां पर आपको ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया है क्रिप्टोक्रोम से। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट आपको दे के रखा है, यहां पर 4 स्टेटमेंट दी है और पूछा है इन चारों में से किस किस से फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो सकता है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में प्लांट के अंदर कुछ चेंज होना। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन ऐसा है जो प्लांट के अंदर फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवा देगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ इस स्ट्रक्चर के बारे में। देखो यहां पर 2 कंडीशन दी है। ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है सेल का, ठीक है, ये बाहर क्या है, साइटोसोल है। इस न्यूक्लियस वाले पार्ट में दिखाया गया है क्रिप्टोक्रोम के बारे में। क्रिप्टोक्रोम क्या है, एक फोटो रिसेप्टर है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट में फोटोमॉर्फोजेनेसिस कराता है। ठीक है, तो अभी नाइट का टाइम है यानी वहां पर सनलाइट नहीं है, तो ये जो CRY1 होता है, CRY1 मतलब क्रिप्टोक्रोम, ये इनएक्टिव हो जाता है। ये इसका C टर्मिनल है, ये भी इनएक्टिव है। तो अगर ये इनएक्टिव होता है तो इसी न्यूक्लियस के अंदर कुछ मिलता है जिसको SPA1 बोलते हैं और COP1 बोलते हैं। ये SPA1 और COP1 HY5 को पकड़कर उसे डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होता क्योंकि लाइट ही नहीं है और ना ही रिसेप्टर एक्टिव है। लेकिन जैसे ही डे टाइम होता है तो यहां ब्लू लाइट आती है। ये ब्लू लाइट किस पर जाएगी, क्रिप्टोक्रोम पर जाएगी, जिससे कि ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कैसे होता है, इसका ये जो C टर्मिनल है उस पर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, फॉस्फेट ऐड हो जाता है, तो ये एक्टिव हो जाता है। जैसे ही ये एक्टिव होता है तो ये SPA और COP1 को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से HY5 फ्री हो जाता है और ये HY5 क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है और फोटोमॉर्फोजेनेसिस कर देता है। यानी कि HY5 फ्री होगा तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। और ये फ्री कैसे होता है, जब SPA और COP1 को क्रिप्टोक्रोम पकड़ लेता है। और क्रिप्टोक्रोम इन्हें कब पकड़ता है, जब लाइट होती है और उसके C टर्मिनल पर फॉस्फेट आ जाता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड कीजिएगा। ये जो CRY1 होता है बाइंड करता है COP1 से, SPA1 से कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ HY5। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, लिखा है जब CRY1 बाइंड कर लेता है COP1 से और SPA1 से तब डिग्रेडेशन होता है HY5 का, लेकिन ये बात तो गलत है। बी में लिखा है CRY1 जब बाइंड करता है COP1 से और SPA1 कॉम्प्लेक्स से तो HY5 का डिग्रेडेशन रुक जाता है। एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि ये दोनों ही इसका डिग्रेडेशन कराते थे, लेकिन अब इन दोनों को पकड़ लिया है CRY1 ने तो इसका डिग्रेडेशन रुक जाएगा। तो बी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सी में देखिए लिखा है CCT यानी जो क्रिप्टोक्रोम का C टर्मिनल है, अगर वो ओवर एक्सप्रेस करने लगे और उसको हम कहां रख दें, प्लांट को डार्क में रख दें। डी में लिखा है अगर CCT ओवर एक्सप्रेस करने लगे और प्लांट को हम रख देते हैं लाइट में तो क्या फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। तो देखो इसके लिए भी मैं आपको समझा देती हूं।
ये जो CCT है यानी ये जो C टर्मिनल है, अगर वो ओवर एक्सप्रेस करने लगे, ओवर एक्सप्रेस का मतलब है कि वो उस पर फॉस्फेट हमेशा के लिए बाइंड हो गया है, तो अगर यहाँ फॉस्फेट हमेशा के लिए बाइंड हो गया है तो लाइट हो या डार्क हो वो अपना फंक्शन करता ही रहेगा, वो इनको पकड़ के ही रखेगा, क्योंकि लाइट के आने से क्या हुआ है, लाइट के आने से CCT पर फॉस्फेट बाइंड हुआ है। लाइट नहीं है तो CCT पर फॉस्फेट नहीं है, लेकिन अगर CCT पर हम हमेशा के लिए फॉस्फेट को बाइंड कर देते हैं, उसको ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये फर्क पड़ेगा ही नहीं कि वहां लाइट है या नहीं है, वो हमेशा ही spa और COP1 को पकड़ के रखेगा और HY5 क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। अगर वो एक्टिव रहेगा तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता रहेगा। ठीक है, तो देखो अगर ओवर एक्सप्रेस है प्लांट को, चाहे आप डार्क में रखो चाहे प्लांट को आप लाइट में रखो, वहां पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस तो होगा ही। ठीक है, तो हमारा बी स्टेटमेंट सही है, सी सही है और डी सही है, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन ग्रीन प्लांट एग्जिट इन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। Following are certain statement on singlet and triplet state of the chlorophyll molecule। ये क्वेश्चन कहां से आया है कि जो क्लोरोफिल होता है जब वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका काम ही क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करना और फोटोसिंथेसिस कराना। तो जब ये क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर क्या कुछ होता है, वहां पर कुछ स्टेट होती हैं जिसको सिंगलेट स्टेट बोलते हैं और एक होता है ट्रिपलेट स्टेट, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये है ग्राउंड स्टेट। जैसे ही वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है सबसे पहले वो मूव करता है सेकेंड सिंगलेट में, ठीक है, फिर अपनी हीट को रिलीज करता है, फिर जाता है अपने फर्स्ट सिंगलेट में, फिर हीट को रिलीज करता है तो आ जाता है ट्रिपलेट स्टेट में। ठीक है, और फिर उसके बाद वो कुछ काम करता है, फिर आ जाता है अपने ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देती हूं, ये जो सिंगलेट स्टेट है यानी कि ये जो सिंगलेट वाली स्टेट है ये बहुत कम समय के लिए होती है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट। यानी इस स्टेट में क्लोरोफिल बहुत कम समय के लिए रहता है, वो फिर तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है ट्रिपलेट में। तो ट्रिपलेट क्या है, ज्यादा टाइम तक होता है, और शॉर्ट जो सिंगलेट होता है वो शॉर्ट लिव है, यानी वो कम समय के लिए होता है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड कीजिए। जो सिंगलेट स्टेट होता है शॉर्ट लिव्ड होता है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। बी में लिखा है सिंगलेट स्टेट क्या है, लॉन्ग लिव्ड है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ए स्टेटमेंट हमारा सही है और बी गलत है। इसके बाद फिर से समझ लेते हैं, जब वो अपने सिंगलेट के ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। इस तरीके से जब वो अपने सिंगलेट फॉर्म में होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है एक्साइट करके ऊपर चला जाता है, तो वो कैसे रहते हैं, एंटी पैरेलल में रहते हैं। जब वो ट्रिपलेट स्टेट में आता है तो वो इस तरीके से यानी पैरेलल रहते हैं, दोनों ही सेम स्पिन में होंगे। समझिए आप डिफरेंस, यहां पर क्या है, एंटी पैरेलल है, यहां पर क्या है, यहां पर भी एंटी पैरेलल है लेकिन स्टेट अलग है, और यहां पर दोनों पैरेलल में है। तो सिंगलेट में क्या है, एंटी पैरेलल, और ट्रिपलेट में क्या है, पैरेलल स्पिन में है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट होते हैं जब लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो देखो यहां पर लिखा क्या है, सी में लिखा है कि जब वो अपने सिंगलेट स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होते हैं, बिल्कुल सही है, अभी हम देख के आए हैं। लेकिन जब वो अपने ट्रिपलेट स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पैरेलल स्पिन में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। डी में लिखा है सिंगलेट स्टेट में वो कंटेन करते हैं पैरेलल स्पिन, नहीं, एंटी पैरेलल होता है। ट्रिपलेट में वो होते हैं एंटी पैरेलल, नहीं, वो केवल पैरेलल होता है। तो ये स्टेटमेंट डी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बी गलत है और डी गलत है, यानी ए और सी सही है। तो ए और सी कहां पर दिया हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Only member of the plant kingdom and many bacteria have capability of biological nitrogen reduction. In this regard, following statement are given. यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं और केवल कुछ बैक्टीरिया ही ऐसे होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं, उसका रिडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी है और पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ सही है। ठीक है, चलिए तो रीड करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। जो नाइट्रोजन होता है नॉर्मली टेकन बाय द प्लांट इन देयर फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म बट नीड टू बी रिड्यूस बिफोर कॉर्पोरेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है। देखो जो नाइट्रोजन होता है, जैसे प्लांट नाइट्रोजन को लेता है तो वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है, यानी कि NO3 की फॉर्म में लेता है, और ये जो NO3 है ये फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है नाइट्रोजन की। तो उसने ले तो लिया है फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म में, लेकिन उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने से पहले वो उस ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस करता है। कैसे, नाइट्रेट से बनता है नाइट्राइट यानी NO2,
और नाइट्राइट से बनता है अमोनिया यानी NH3 जो कि रिड्यूस फॉर्म होती है, और फिर उस NH3 या फिर NH4 पॉजिटिव को इनकॉर्पोरेट किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो नाइट्रोजन को लेता तो कैसे है, उसकी फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म में यानी कि NO3 नाइट्रेट की फॉर्म में, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट करने से पहले वो पहले उसको रिड्यूस करता है यानी NH3 फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बी में लिखा है कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन इनटू रिड्यूस नाइट्रोजन नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADP+। देखो उसमें लिखा है कि ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है उसको रिड्यूस करने के लिए प्लांट को जरूरत होती है एनर्जी की, जो वो किस फॉर्म में लेता है, NAD+ या फिर NADP+ की फॉर्म में लेता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? देखो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, हमें उसे रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और जरूरी है कि उस रिड्यूसिंग एजेंट के पास H पॉजिटिव भी तो होना चाहिए, उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो वो दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा। लेकिन NAD+ पहले ही क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, ये रिड्यूस नहीं है, तो ये दूसरों को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस कैसे लेते हैं, वो लिया जाता है या तो NADH की फॉर्म में या तो NADPH की फॉर्म में, ना कि इस फॉर्म में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो 20 में दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए सी को रीड करते हैं। द मेटल एसोसिएट विद द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज इज मैग्नीशियम, यानी ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है जो नाइट्रेट को रिड्यूस करता है NO2 में यानी नाइट्राइट में, तो उसके लिए मैग्नीशियम की नहीं, उसके लिए मोलिब्डेनम की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी लगाया है, ये किसका है, नाइट्रेट रिडक्टेज का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोलिब्डेनम होता है ना कि मैग्नीशियम। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, यानी सी भी गलत है। तो ए सी भी गलत हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ए और डी। डी में क्या लिखा है, नाइट्रेट रिडक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म whereas नाइट्राइट रिडक्शन टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स। ये बात बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर कहाँ, यस यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने एक सेल का डायग्राम लिया है। सबसे पहले नाइट्रेट को उसने अपने अंदर लिया है, ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले नाइट्रेट को प्लांट के सेल ने अपने अंदर लिया है। जैसे ही नाइट्रेट आया है तो ये नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में। फिर ये नाइट्राइट चला जाता है क्लोरोप्लास्ट में यानी प्लास्टिड में चला जाता है। फिर ये नाइट्राइट क्या करता है, नाइट्राइट रिडक्टेज इसको कन्वर्ट कर देता है NH4 में, और फिर NH4 इनकॉर्पोरेट किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इससे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो भी क्लियर हो जाएगा कि वो लेता तो किस फॉर्म में है, फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म में, लेकिन इनकॉर्पोरेट करने से पहले वो उसको रिड्यूस करता है। तो ये ऐसा ही करता है। साथ साथ ये जो नाइट्रेट होता है इसका रिडक्शन होता है साइटोसोल में, जबकि नाइट्राइट का रिडक्शन कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा है कि जो नाइट्राइट का रिडक्शन है वो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में, और नाइट्रेट का रिडक्शन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ए सही है और डी सही है, तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद होस्ट फाइटोपैथोजेंस आर नोन टू डिलीवर इफेक्टर प्रोटीन्स इनटू द होस्ट सेल, यानी जब कोई भी पैथोजन किसी प्लांट पर अटैक करता है तो वो अपने इफेक्टर प्रोटीन्स को प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देता है, होस्ट के सेल के अंदर या फिर उस प्लांट के अंदर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द रोल ऑफ दीज इफेक्टर प्रोटीन। अब पैथोजन ने इफेक्टर प्रोटीन को डाल तो दिया है होस्ट के सेल के अंदर। अब आपसे पूछा है कि इस इफेक्टर प्रोटीन का काम क्या होता है, ठीक है। यहां आपको 4 स्टेटमेंट दे के रखी है, पूछा है कौन कौन सा हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार डी को। डी में लिखा है मे प्रोमोट प्लांट ग्रोथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी पैथोजन का कोई प्रोटीन है और वो प्लांट की ग्रोथ करा देगा, नहीं। पैथोजन क्यों आता है, ताकि उस प्लांट को इन्फेक्ट किया जा सके, उससे जितना भी पार्ट है उसको लिया जा सके, उसकी ग्रोथ तो नहीं कराता है कभी भी। तो देखो इफेक्टर प्रोटीन किसका है, पैथोजन का है। तो अगर वो प्लांट के अंदर जाएगा तो क्या उसकी ग्रोथ कराएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो डी यहाँ पर भी, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, ठीक है। अब क्या कर सकता है, वो उसके डिफेंस रिस्पॉन्स को सप्रेस कर सकता है ना। जो पैथोजन है उसका प्रोटीन क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं कराएगा, सबसे पहली बात। और उल्टा क्या कर सकता है, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका यूज करके प्लांट उस पैथोजन को हटा सकता है, उसे मार सकता है, उसको ही वो इफेक्टर प्रोटीन आकर सप्रेस कर सकता है। तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
और क्या करता है, पैथोजन का जो वायरुलेंस होता है उसको प्रमोट करता है एग्जैक्टली, ताकि पैथोजन क्या कर सके, अच्छे से अटैक कर सके। तो पैथोजन का जो वायरुलेंस होता है उसको प्रमोट कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और साथ साथ जो एवायरुलेंस रिस्पॉन्स होता है प्लांट के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर, उसको भी एलिसिट कर सकता है, तो बी स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पैथोजन जो भी इफेक्टर प्रोटीन प्लांट के अंदर डालता है वो उसकी ग्रोथ नहीं कराता है, उसके डिफेंस को सप्रेस कर सकता है, उस जो पैथोजन का वायरुलेंस है उसको सपोर्ट कर सकता है, और जो एवायरुलेंस रिस्पॉन्स होता है उसको भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, ए बी सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो हमारे सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो सब खत्म हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।